बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत मंसूख होने पर आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने मुल्क दुश्मन अनासिर को पैगामात भिजवाने शुरू कर दिए और हालात खराब करवाने के लिए पीटीएम और दीगर कौम परस्त तंजीमों से राब्ते किए जा रहे हैं। यही वो चीज है जिसके मुतालिक खुफिया इदारों ने पहले ही रिपोर्ट जारी कर दी थी कि ये माफिया अपनी करप्शन केसेस और गिरफ्तारी से बचने के लिए हंगामे करने का प्लान करेगी, जिनकी सरकोबी के लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ जरदारी ने दीगर माफिया के साथ मिलकर वो कौन सी साजिश तैयार की थी जिनकी रिपोर्ट इदारों ने इमरान खान को दी थी, जिसकी वजह से जरदारी को गिरफ्तार करना जरूरी हो गया था। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से समाअत हुई, जिसमें आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद नैब की टीम ने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। आसिफ जरदारी, जिसने परवेज मुशर्रफ से 2003 में ये मुआहदा करने की कोशिश की थी कि वो बेनजीर भुट्टो को सियासत से हटवाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि इस पर से करप्शन केसेस को खत्म कर दिया जाए। और फिर आसिफ जरदारी ने जेल में बैठकर बेनजीर भुट्टो से राब्ता किया कि हुकूमत चाहती है कि बेनजीर भुट्टो कम से कम 10 साल के लिए सियासत से अलहदा हो जाएं और इसके बदले में जरदारी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। यानी जरदारी ने शुरू से ही बेनजीर को रास्ते से हटाने की मुकम्मल तैयारी कर ली थी, लेकिन बेनजीर को जब ये मालूम चला कि आसिफ जरदारी इन्हें रास्ते से हटाने के लिए मुआहदे कर रहा है, तो इसके बाद बेनजीर का जरदारी पर बिल्कुल एतबार खत्म हो चुका था और इसके बाद बेनजीर ने फैसला किया कि एक भी ओहदा आसिफ जरदारी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन आसिफ जरदारी बेनजीर भुट्टो को हटाने के लिए हर वक्त साजिशों में मसरूफ रहा। आखिरकार 2007 में एनआरओ की दोबारा बाज़गश्त सुनाई देने लगी और बेनजीर के करीबी साथियों ने इंकशाफ किया कि ये जरदारी ही था जिसने बेनजीर भुट्टो को एनआरओ करवाने पर राजी किया और मौत के कुएं में धकेल दिया। एनआरओ करने के बाद जरदारी ने बेनजीर भुट्टो को मजबूर किया कि पहले बेनजीर वतन वापस जाकर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएं, बाद में जरदारी किसी टाइम वापस आ जाएगा। और फिर दुनिया ने देखा कि बेनजीर भुट्टो को इंतखाबी मुहिम के दौरान रावलपिंडी के लियाकत बाग में कत्ल करवा दिया गया और फिर बेनजीर भुट्टो का ब्लैक बेरी भी गायब करवा दिया गया। इस तरह जरदारी के लिए इख्तदार का रास्ता खुलता चला गया। इसी तरह आसिफ जरदारी जैसे ही इख्तदार में आया तो हर वो शख्स मारा गया जिसके पास बेनजीर के कत्ल के शवाहिद मौजूद थे। बेनजीर के कत्ल का फायदा किसे हुआ ये सबको मालूम है। बेनजीर के कत्ल का बराह रास्त फायदा आसिफ जरदारी को हुआ था। आसिफ जरदारी के तकिए के नीचे वसीयतनामा बरामद होना, वो भी कमजोर और गलतियों से भरी अंग्रेजी में। हालांकि बेनजीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी और वसीयत के अल्फाज और इसकी लिखाई कहीं से भी बेनजीर की राइटिंग और अल्फाज से मैच नहीं करते थे और इसी वसीयत के तहत आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी इन दोनों ने पीपल्स पार्टी पर कब्जा कर लिया। इसी तरह जरदारी के दौरे इख्तदार में बिलावल जरदारी लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उन्हीं दिनों आसिफ जरदारी ने बिलावल जरदारी के नाम पर लंदन में प्रॉपर्टियां खरीदी। यानी एक तरफ बिलावल जरदारी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल जरदारी की करप्शन भी जारी थी। जब एहतसाब अदालत ने बिलावल से पूछा कि ये जायदादें कहां से आई, तो बिलावल ने कहा कि मैं तो 1 या 2 साल का था, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं। हालांकि उस वक्त बिलावल की उम्र 22 या 23 साल थी। दूसरी बात यह है कि पिछले 10 सालों में जितनी भी करप्शन हुई वो सब बिलावल जरदारी के इल्म में थी। बिलावल जरदारी ने अपने बाप आसिफ जरदारी से आखिर ये क्यों नहीं पूछा कि वो जायदादें जो तुम मेरे नाम पर खरीद रहे हो, इसकी मनी ट्रेल कहाँ है, ये किन पैसों से जायदादें खरीदी जा रही हैं। लेकिन बिलावल जरदारी ने शायद अपने बाप आसिफ जरदारी को भी उसी तरह फंसाने की मंसूबाबंदी कर रखी थी जिस तरह नवाज शरीफ ने करप्शन का सारा इल्जाम अपने वालिद मरहूम मोहम्मद शरीफ के सर पर डाल दिया। करप्शन और लूट मार और काले धंधे में जितने लोग मुलविस होते हैं उनके यहाँ रिश्ते नाते कोई माने नहीं रखते। जिस तरह बेनजीर को रास्ते से हटवाया गया, यही हरकत बिलावल के साथ होने जा रही थी और खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि जरदारी एंड कंपनी करप्शन बचाने के लिए बिलावल के साथ वो हरकत ना कर दें जो बेनजीर के साथ उन्होंने किया था। इसका सबूत यह है कि शेख रशीद ने इंकशाफ किया कि बिलावल की जान को आसिफ जरदारी से खतरा है और डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी ये खबर लीक की थी, जिसके बाद डॉक्टर शाहिद मसूद को धमकियां दी गई और उस वक्त जरदारी एंड कंपनी ने ये अफवाह भी मार्केट में फैला दी कि बिलावल को अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी शेख रशीद पर आयद होगी। जिस पर शेख रशीद ने कहा था कि लगता है कि जरदारी बिलावल की कुर्बानी देकर इसका मलबा भी मुझ पर डालना चाहता है, जैसे बेनजीर को रास्ते से हटवा कर इसका मलबा परवेज मुशर्रफ पर डाल दिया गया। इस वक्त सियासत और माफिया के दरमियान फासला बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो काम माफिया और अंडरवर्ल्ड के लोग करते हैं, अब यही
काम सियासी जमातें कर रही हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इन्हें सिसिलियन माफिया करार देकर इनके काले करतूतों पर मोहर सबत कर दी थी। और अब सूरत हाल ये है कि जब से नेशनल एक्शन प्लान के तीसरे फेज का ऐलान किया गया, इसके बाद से माफिया नित नई साजिशों में मसरूफ है। हालात खराब करवाने के लिए इन सियासी जमातों की पीटीएम और दीगर दहशतगर्द अनासिर के साथ मीटिंग्स जारी हैं और किसी भी वक्त स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। यही वो सूरत हाल है जिसकी जानिब खुफिया इदारों ने इशारा किया था। खुफिया इदारों ने इमरान खान को पहले ही रिपोर्ट दे दी है कि ईद के बाद दहशतगर्दी के वाकयात करवाए जा सकते हैं, जिसका सबूत यह है कि इन माफियाज ने पीटीएम के साथ मिलकर घिनौनी साजिश तैयार की और शुमाली वजीरिस्तान में धमाके करवाने शुरू कर दिए। यानी सियासत और दहशतगर्दी का गठजोड़ अब पूरी तरह आया हो चुका है। इसी तरह जस्टिस फाइज ईसा, जिनकी जायदादें बैरून मुल्क से बरामद हुई और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा और इनकी फैमिली ने इन 2 सालों में अचानक बैरून मुल्क जायदादें खरीदना शुरू कर दी। याद रहे कि वजीर एहतसाब शहजाद अकबर, जो के करप्शन माफिया के खिलाफ सरगर्म हैं और पहले ही इन्हें बरतानिया और यूएई के हुक्काम की जानिब से उन पाकिस्तानियों की लिस्टें दी जा चुकी हैं जिन्होंने बैरून मुल्क जायदादें खरीदी थी। उसके नतीजे में ये भी इंकशाफ हुआ कि जस्टिस फाइज ईसा ने इन 2 सालों में अचानक करोड़ों की जायदादें बैरून मुल्क खरीदी हैं, जिसके बाद रियासत ने फैसला किया कि जिस तरह सियासत और दहशतगर्दी के गठजोड़ को तोड़ा गया, इसी तरह अदलिया में बैठी काली भेड़ों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जहां से चोरों, लुटेरों, दहशतगर्दों को जमानतें मिल रही हैं। वाज़ेह रहे कि जस्टिस फाइज ईसा ने गुज़िश्ता 2 सालों में अचानक अपना रवैया तब्दील कर लिया था और रियासती इदारों, खास तौर पर पाक फौज और ISI के खिलाफ इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। जब भी कोई फैसला जस्टिस फाइज ईसा लिखते तो उसमें फौज और खुफिया इदारों पर लाजमी तनकीद करते और नवाज शरीफ और जरदारी के बयानिए को तक़वियत पहुंचाते। यही वजह है कि जैसे ही जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया, उसके बाद से ही जरदारी और नवाज माफिया को आग लग गई और उन्होंने इसे अदलिया पर हमला करार देते हुए धरना और एहतजाजी मुजाहरा करने का प्लान तरतीब दिया। यानी आप अंदाजा लगाएं कि रेफरेंस जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ भेजा गया, लेकिन तकलीफ इन माफिया को हो रही है। और जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ ऐसे ही रेफरेंस नहीं भेजा जा रहा, बल्कि उनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, जिसके मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा ने इन 2 सालों में काफी सारी जायदादें खरीदी हैं और इन्हें डिक्लेयर नहीं किया। और ये जायदादें नवाज शरीफ के केस के फौरन बाद खरीदी गयी और उन्हीं दिनों जस्टिस फाइज ईसा ने अपना रवैया तब्दील करते हुए रियासती इदारों पर खुल्लम खुल्ला बिला वजह तनकीद करना शुरू कर दी थी। और वो बयानिया जो जरदारी और नवाज शरीफ ने अपना रखा था, वही बयानिया जस्टिस फाइज ईसा ने अपनाया हुआ था। फौज और खुफिया इदारों की जानिब से अदालत में ये भी दरखास्त दायर की गई थी कि जस्टिस फाइज ईसा के बयानात से इदारे की साख मुतासिर हो रही है, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा ने एक ना सुनी और अपनी जिद और हट दर्मी पर कायम रहे। इसी असना में हुकूमत के पास बैरून ममालिक से ऐसी फहरिस्तें मौसूल हुई जिसमें जनाब जस्टिस फाइज ईसा और इनकी फैमिली का भी जिक्र था कि किस तरह उन्होंने इन्हीं 2 सालों में करोड़ों की जायदादें खरीदी। यहीं से वो गुत्थी भी सुलझती चली गई थी कि इन 2 सालों में आखिर जस्टिस फाइज ईसा की टोन अचानक क्यों तब्दील हो गई और वो क्यों बिला वजह फौज और ISI को तनकीद का निशाना बनाते रहे थे। और यहीं से ये बात साबित होती है कि इन माफियाज ने अदलिया के जजिस को किस हद तक खरीदने की कोशिश की और इसी तरह बाकी मानदा अदलिया के जजिस की कदर और ज्यादा बढ़ जाती है कि किस तरह उन्होंने माफिया का मुकाबला किया। इस माफिया ने कितनी बार इन्हें खरीदने की कोशिश की होगी, अरबों रुपए का भी लालच दिया होगा, लेकिन ये जजिस इनके बहकावे में नहीं आए और इनकी रिश्वतों को ठुकराते हुए इनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। इससे पहले जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी पर भी माफिया ने भारी सरमायाकारी कर रखी थी और आने वाले दिनों में अदलिया और मीडिया में बैठी काली भेड़ों का इसी तरह एहतसाब होने जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज के अफसरान को सजाए मौत देने के बाद वाज़ेह तौर पर इदारों को पैगाम दे दिया कि वो भी अपने अपने इदारों में एहतसाब करें। एहतसाब होगा तो ये मुल्क आगे चलेगा और निजाम भी इसी तरह ही तब्दील होगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई के बाद सियासत और दहशत गर्दी के गठजोड़ को काफी हद तक खत्म कर दिया गया। जरदारी एंड कंपनी का सफर जेल में तमाम हो चुका। डॉक्टर आसिम और उजैर बलोच ने GIT के सामने जरदारी सिस्टम का सारा चट्टा खोल कर रख दिया है। किसने ब्लैक वाटर और CIA को 30,000 वीजे जारी किए? हुसैन हक्कानी और आसिफ जरदारी का एबटाबाद ऑपरेशन में क्या किरदार था? कामरा एयरबेस पर हमले में जरदारी का क्या किरदार था? बेनजीर भुट्टो का ब्लैकबेरी किसने गायब करवाया? बेनजीर भुट्टो के कत्ल में जरदारी का क्या हाथ था? कराची स्टॉक एक्सचेंज को क्यों क्रैश करवाया गया? ये सारे मामलात अब मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। यही वजह है कि तजिया निगारों के मुताबिक आसिफ जरदारी का केस सिर्फ करप्शन का नहीं बल्कि दहशत गर्दी और गद्दारी का भी है। इसी वजह से जरदारी का केस एहतसाब अदालत के बाद दहशत गर्दी की अदालत में भी चलाए जाने का इम्कान है। ये वो सूरत हाल है जिससे माफिया सख्त परेशानी का शिकार है और मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की मंसूबा बंदियां
کر رہی ہے تاکہ ریاست کی توجہ دوسری طرف چلی جائے، لیکن ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ یہ مافیا جتنی بھی سازشیں کر لیں لیکن ایک دفعہ احتساب کی چکی میں انہیں گزر کر جانا ہی ہوگا، اور یہی راستہ بالآخر امن اور ترقی کی طرف لے کر جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔